सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, मैं सोचा आज का जो आयुष प्रोग्राम है इट विल द बेस्ट प्रोग्राम, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओल्ड एज पीपल है, हमारे वृद्ध लोग हैं, वो अपने उम्र को, अपने जो एजिंग प्रोसेस हो, कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में योगासन द्वारा कुछ सुझाव देंगे कि आप ओल्ड एज है, आप वृद्ध है, तो कैसे आप स्वस्थ हैं, खूबसूरत भी दिखें और अपने जो उम्र है उसको इसमें कोई बीमारी ना हो या हो गई हो तो कैसे आप उसको दूर करें, रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ई शर्मा जी से, आपको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देंगे। और सौम्या जी योग आसन द्वारा कैसे आप स्वस्थ रहे, काफ़ी उम्र हो गई भी तो भी आप अच्छे दिखे और अपने एजिंग प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं। और साथ में कुछ ऐसे वृद्ध जनों से आपको मिलवाएंगे जो अपने अनुभव, अपने जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को बांट सके। तो चलिए आपको देखिए आयुष प्रोग्राम और इससे कुछ ना कुछ आप सीखते रहिए। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से। डॉक्टर जी हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर जी आपका हम स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। और जैसे मैंने बताया आज ये विशेष प्रोग्राम रख रहे हैं हमारे जो वृद्ध जन लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल है, उन लोगों का जीवन जो है कैसी होनी चाहिए। और विशेषकर ये ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो इन सब के लिए क्या आप हमारे वृद्ध लोगों को क्या सलाह देंगे और आयुर्वेद में क्या बताया गया है, ये ओल्ड एज है क्या? आयुर्वेद में ओल्ड एज के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब बीमारियों के बारे में बताया गया, रोग, हाँ, तो बताया कि कुछ रोग होते हैं प्राकृतिक, नेचुरल बीमारियां। हाँ, उसमें बोला भूख, प्यास, निद्रा और ओल्ड एज एंड देन डेथ, ये 5 प्राकृत रोग हैं। सो तो आप नेचुरल सब है। नेचुरल है, आप इनसे बच नहीं सकते। भूख लगेगी, ये भी एक वीकनेस है हमारी, हमको प्यास लगेगी, हमको सोना पड़ेगा, हाँ, हम ओल्ड होंगे, हमारी फंक्शनिंग घटेगी और डेथ होगी। हाँ, ये है प्राकृत रोग जो टाइम बाउंड मैनर में आते हैं। हाँ, इनको इनके समय पर आना, यही हमारी सक्सेस है कि हमें टाइम पर भूख लगे, टाइम पर प्यास लगे और टाइम पर एजिंग हो। तो आयुर्वेद बोलता है कि वात पित्त कफ जो 3 प्रकार के दोष है, इसमें जो वात दोष है, जिसको वायु बोलते हैं, वो सबसे पावरफुल है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वायु दोष बढ़ता जाता है। हमारे बचपन का जो टाइम है वो कफ का टाइम होता है, जवानी का टाइम पित्त का काल रहता है और ओल्ड एज वायु का टाइम है, वात का समय रहता है। अच्छा, वायु मतलब डीजेनरेशन। अच्छा, जैसे आप एक नया व्हीकल लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो वो यूसेज के साथ में वियर एंड टीयर होता है हाँ, और आपका वो इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल या आइटम या फर्नीचर पुराना हो जाता है, बाद में ख़राब हो जाता है। वैसे ही हमारा ह्यूमन जो शरीर भी एक टूल है, हाँ, एक मशीन है जो वियर एंड टीयर जिसमें नेचुरली होता ही होता है। जी, ओल्ड एज को लेकर आयुर्वेद ने ओल्ड एज को पोस्टपोन करना, ताकि आपको टाइम पर ओल्ड एज आए, प्रीमेच्योरली आप ओल्ड के लक्षण ना आ जाएं, अच्छा, उन सब के बारे में आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन किया गया है। जी। डॉक्टर जी जब हम बात करते हैं ओल्ड एज, तो हमेशा ये सोचते हैं अब जब वृद्ध हो गए हैं तो अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, शक्ति भी घट जाती है। लेकिन क्या ये कंपेयर कर सकते हैं जो यंग है और जो वृद्ध है, इनमें क्या चेंजेस होने लगते हैं मेडिकली? हेल्थ साइंस के हिसाब से एजिंग एक प्रोसेस है, उसकी जी, बहुत थ्योरीज भी हैं। जैसे कि एक थ्योरी है द रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। जितना आपका रेट ऑफ लिविंग फास्ट होगा उतनी आपकी एज कम रहेगी। जितना आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है उतना आपकी एज कम रहेगी। अब जितना आपका मेटाबॉलिक रेट कम है, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, टॉर्टॉइज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, अच्छा, तो ये 400-400 साल तक जिंदा हम्म, रहते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट कम है। हाँ, तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा तो हम्म, एज कम। मेटाबॉलिक रेट का मतलब है आप कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ये मेटाबॉलिक रेट स्पीसीज टू स्पीसीज फर्क पड़ता है। अच्छा, ये इस ट्री का कितना है, एक एलिफेंट का कितना है, क्रोकोडाइल का कितना है, हाँ, उन एक उन लोगों का छोटे एज स्पैन। उनका एज स्पैन, हाँ, उनका मेटाबॉलिक रेट। हाँ, हाँ, तो जितना छोटा प्राणी होगा, हाँ, जैसे छोटा मक्खी है,
चींटी है। चींटी है, तो बॉडी साइज अगर छोटा होगा, उनका नॉर्मली मेटाबॉलिक रेट तेज होता है, तो उनका लाइफ स्पैन कम होगा। अच्छा। जैसे जैसे बॉडी साइज बड़ा होगा, हाँ। जैसे बड़े पेड़, बड़े एनिमल, वैसे वैसे उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता जाता है। हाँ। तो बड़ा साइज होना और मेटाबॉलिक रेट कम होना ये एज को बढ़ाता है। और इससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम लोग अपना मेटाबॉलिक रेट, हम अपनी स्पीसीज तो चेंज कर नहीं सकते, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स ही रहेंगे, बट हम लोग अपना रेट ऑफ लिविंग कम कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम थोड़ा कंफर्टेबली रहेंगे और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और हमारा हार्ट रेट कम रहेगा, अच्छा। तो हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, हम प्राणायाम से ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे। प्राणों का आयाम करना, ब्रीदिंग को रेगुलेट करना प्राणायाम का मतलब है, उतना हमें बीमारियां कम लगेंगी। थ्योरी ऑफ एजिंग में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है फ्री रेडिकल डैमेज। जैसे हम आहार को लेते हैं, भोजन करते हैं, हाँ। हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं। और वो फ्री रेडिकल जो है हमारा शरीर उनका निवारण करता रहता है। हमारे शरीर में मैकेनिज्म है, जैसे एसओडी वगैरह मैकेनिज्म्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सेलेनियम, ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। लेकिन अगर हमारे फ्री रेडिकल बहुत अधिक बनेंगे तो एजिंग जल्दी होगा। अब एजिंग से होता क्या है, एक ओल्ड मैन में और एक यंग बॉय में क्या फ़र्क है मेडिकली स्पीकिंग? हाँ। ओल्ड एज के साथ में हमारा ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है, हमारे जो नर्व के रिफ्लेक्स हैं वो कम हो जाते हैं। 20 साल के बाद में हर साल हमारा 1% नर्व लॉस होता है। 20 साल की एज के बाद में हर साल आपका जो न्यूरॉन्स हैं उनका माइलिनेशन रहता है, वो ज़्यादा हम टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, बट माइलिनेशन जो है न्यूरॉन्स का वो एट द रेट 1% एवरी ईयर वो कम होता जाता है। तो हमारे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, हमारे बॉडी के सिक्रीशंस पर फर्क पड़ता है, हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ओल्ड एज और यंग एज में 40% बॉडी फैट और 40% मसल कम हो जाते हैं। जब बॉडी फैट कम होगा तो झुर्रियाँ आती हैं। अब अभी हमारी स्किन खिंची हुई है, इट्स टाइट, सो वी माइट नॉट एक्सपीरियंस रिंकल्स। लेकिन जब स्किन के नीचे का फैट निकल जाएगा 40%, अच्छा। तो झुर्रियाँ बढ़ती जाएंगी, रिंकलिंग हो जाएगा। अच्छा। हमारा लेंस जो है आँख का वो धुंधला पड़ जाता है, तो कैटरेक्ट हो जाता है। हाँ। हाँ। हमारी ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं हाँ। उनमें डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्टेरॉल का, तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हमारी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, तो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है। हमारे मेमोरी जो है वो कम हो जाती है। हमारा ब्रेन डीजनरेशन में जाने लगता है, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। आर्थराइटिस होने लग जाता है। आपने सारी उम्र अपने जॉइंट्स को इस्तेमाल किया चलने में, भागने में, तो जॉइंट डीजनरेशन होने लग जाता है। तो अनेक प्रकार के चेंजेस जो हैं वो एज के साथ में हमारे शरीर में आते हैं। डॉक्टर जी, आमतौर पर हम बोलते हैं हमारा जो एज है हमको 100 वर्ष तक या इससे थोड़ा और जीना है। और देखते हैं जिन लोगों को ये 100 वर्ष वो पार कर चुके हैं, बहुत कम है ऐसे जो लोग बहुत स्वस्थ हैं, ठीक हैं। और ज़्यादातर देखते हैं जैसे उन लोगों को 50, 60, 75 होने लगता है, तरह तरह की इन लोगों की बीमारियां होने लगती है। आमतौर पर डायबिटीज़, ये दिल की बीमारी, ये सब आने लगती है। तो इसका क्या एक प्रोसेस है? देखिए, इसका टेक्निकल प्रोसेस ये है कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाले होते हैं जीन्स, जिनको अच्छा। हम अपना जीन बोलते हैं। हाँ। जीन्स हमारे क्रोमोसोम पर रहते हैं। अच्छा। तो क्रोमोसोम्स पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है जिसे बोलते हैं टीलोमर। टीलोमर। टीलोमेर। हाँ। तो टीलोमेर आप ऐसा मान लें कि जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक लंबा धागा रहता है, हाँ। जैसे हमारा शू लेस होता है। हाँ। लासी। शू लेस। हाँ। हाँ। तो शू लेस के दोनों टिप्स पर आप देखते हैं कि एक गार्ड रहता है, एक एक छोटा। प्लास्टिक की कवरिंग रहती हाँ। है, हाँ। जिससे शू लेस खराब नहीं होता। अच्छा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे क्रोमोसोम के दोनों एंड पे टीलोमर रहता है, जो कि हमारे क्रोमोसोम को बचा कर रखता है। हाँ। एजिंग के साथ में ये टीलोमेर जो है खराब होने लग जाता है, हाँ। छोटा होने लग जाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे शू लेस का वो टिप अगर हट गया तो हमारा शू लेस के धागे निकल जाएंगे, शू लेस खराब हो जाएगा। जी।
वही चीज़ होती है हमारे क्रोमोसोम में। हाँ, टीलोमेयर के कम होने पर एजिंग के साथ में ये सिम्टम आने लग जाते हैं, जिसमें आपने जो बीमारियां बताई हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ओवरवेट हैं, हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपके प्रत्येक प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज अटैच होने लग जाता है। अच्छा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। हर प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज अटैच होकर, अगर आप डायबिटिक है तो ज़्यादा होगा, डायबिटिक नहीं है तो कम होगा, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन होगा। हाँ, तो जब ये ग्लाइकेशन होता है तो उससे हमारे प्रोटीन प्रॉपर काम नहीं कर पाते। अगर हम स्ट्रेस करेंगे और ओवर ईटिंग करेंगे, उससे हमारे शरीर में बहुत अधिक फ्री रेडिकल बनेंगे। मतलब कि जो टॉक्सिन्स है। जी हाँ, फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन्स हैं जिनको आयुर्वेद में आम बोला गया। हाँ, हाँ, और ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप इनको मॉडर्न केमिस्ट्री से देखेंगे तो ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं, हाँ, और उससे बीमारियां और एजिंग और डेथ आती है। अगर हम लोग तनाव कम करेंगे, अगर हम लोग भोजन नियमित करेंगे, अगर हम लोग बॉडी वेट कंट्रोल रखेंगे, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल कम बनेंगे। और जो प्रमुख बीमारियां हैं एजिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, कैंसर, कैटरेक्ट, आर्थराइटिस, हियरिंग लॉस, हाँ, आपको सुनने में प्रॉब्लम, हुँ, झुर्रियाँ पड़ जाना, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाता है आँख तो आपकी का ज हाँ, वीकनेस आप में आएगी, हाँ, आपके नर्व्स का रिफ्लेक्स कम हो जाता है तो आप उतने एक्टिव नहीं रहेंगे, हाँ, हाँ, आपकी आप में एनर्जी लेवल उतना नहीं रहेगा, डिमेंशिया, हाँ, याददाश्त कम होने लग जाती है। हाँ, और कुछ तो लोगों को ये पार्किंसन ये सभी जी ओल्ड हाँ, एज में। पार्किंसन जो है ये भी एक प्रकार का न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। हाँ, हाँ, तो डिमेंशिया, जिसमें हम पार्किंसनिज्म और एल्जाइमर्स लेते हैं। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार अनेक प्रकार के रोग जो हैं, और इन सब का बेसिक मैकेनिज्म जो है वो है फ्री रेडिकल डैमेज और अथेरोस्क्लेरोसिस, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का हाँ, हर सेल में, नर्व में जाकर जमा होना। अच्छा। तो डॉक्टर जी, जब आप ये बता रहे हैं कि ये सब होता है ओल्ड एज में, तो इस प्रोसेस को क्या हम घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा-सा और कुछ और समय बाद आए? कर सकते हैं ये? आयुर्वेद में कुछ बताया गया है? तो एजिंग को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। आयुर्वेद ने एक निश्चित समयावधि बताई है कि आयु के हर 10 वर्ष में, पहले 10 वर्ष में आपको बाल्यावस्था का लॉस होता है, आपका बचपन खत्म हो जाता है। हाँ, अगले 10 वर्षों में आपकी वृद्धि, आपका जो हाइट अटेनमेंट है वो अच्छा। खत्म हो जाता है। हाँ, छवि, छवि मतलब जो आपका जो ऑरा है, जो आपके लुक्स हैं, हुँ, वो 30 थर्ड डेकेड में अच्छा। वो आपके बेस्ट रहते हैं जब आप 20 टू 30 हैं। हाँ, हाँ, बाल्यम वृद्धिश्रवी मेधा, जो आपका ब्रेन है, वो आपका 40s में बेस्ट रहता है। तो आपका जो स्किन है वो 50s तक डीजनरेट होने लग जाता है। हाँ, हाँ, फिर दृष्टि, आपकी आईसाइट जो है 60s में डीजनरेट होती है। हाँ, फिर आपकी विरिलिटी, आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी परफॉर्मेंस है, वो 70s में कम होती है। हाँ, आपका इसके बाद में आपका जो जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, आपका जो साहस है, धैर्य है, हाँ, वो 80s में कम होने लगता है। आपका जो बुद्धि है वो 90s में कम होने लगती है, और 100 की एज में आपका कर्म, आपकी ऑल एक्टिविटीज़ आपकी डिजनरेट हो जाती हैं। तो हर 10 वर्ष में एक एक्टिविटी का डिजनरेशन होता है। जी, वो उस समय पर आएगा तो उसको हम बोलेंगे कालज अच्छा। आयु, यानी कि आप समय पर एज हुए, हाँ, आपकी एजिंग, आपका ओल्ड एज टाइम पर आया। हाँ, दूसरा होता है अकालज। अभी आपको कम उम्र में ही आपको आपको कैटरेक्ट हो गया, आपको हार्ट डिजीज हो गई, बाल सब झड़ गए आपके या बाल झड़ सफ़ेद। गए, और आपको 60 70 80 में आने वाला जो रोग था हाँ, वो 30 40 में आ गया। तो ये प्री मैच्योर एजिंग बोलते हैं। अच्छा, तो इनको आयुर्वेद में पोस्टपोन करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, हाँ, जिन पर हम अभी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सुझाव है वो उन लोगों के लिए है जो अभी पूरा क्लासिकली जो ओल्ड नहीं हुए। जो हम सब लोग ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो हमें आज ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। लाइक 45 से 50। मॉडर्न साइंस ये मानती है कि 40 की एज वो बेंचमार्क है जहाँ से आपको ओल्ड एज के लिए विशेष केयरफुल हो जाना चाहिए। अच्छा,
आपको रिपीटेटिव ब्लड एग्जामिनेशंस, रिपीटेटिव मेडिकल कंसल्टेशंस, आपको फैमिली हिस्ट्री है किसी बीमारी की तो उसकी जांच, और आपको आहार विहार लाइफस्टाइल हर चीज़ में आपको एजिंग को माइंड में रखकर आपको अपना जीवन शैली में खान पान में बदलाव लाना चाहिए। आयुर्वेद ने जो ये आयु बोली है 50, हाँ 50 के बाद में वायु का एज आरंभ होता है। हाँ तो 40 मान ले, 50 मान ले। पहले ज़माने में 50 ठीक था आयुर्वेद के समय में। अभी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया तो 40 में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि ओल्ड एज एक वायु का रोग है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ओवर ईटिंग नहीं करना। ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको फ्री रेडिकल बहुत अधिक बनेंगे, उसके बाद में कोई दवाइयाँ आपको अधिक हेल्प नहीं कर पाएंगी। अच्छा आपको अनड्यू स्ट्रेस नहीं लेना। हाँ स्ट्रेस जो है वो एक्सेसिव ईटिंग के बाद में स्ट्रेस जो है वो फ्री रेडिकल का सबसे बड़ा स्रोत है, उसका ओरिजिन है। अच्छा तो ओवर ईटिंग नहीं करना, स्ट्रेस को मैनेज करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, रेगुलर वॉक 20 मिनट एवरी डे इज़ द गोल्डन स्टैंडर्ड। आपकी जो भी एज है आप 20 मिनट वॉक या एक्सरसाइज अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। अगर आपकी एज अधिक है तो आपके लिए 20 मिनट प्रतिदिन प्रतिदिन खड़े रहना ही एक एक्सरसाइज है, बिकॉज आप बहुत ओल्ड हैं। हाँ हाँ अगर आप यंग हैं तो हो सकता है आप 20 मिनट की जॉगिंग करेंगे, हाँ हाँ हो सकता है आप आधे घंटे बैडमिंटन खेलेंगे। तो जो आपका शरीर आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ करती हैं, तो 20 मिनट एवरी डे आपको कम या अधिक व्यायाम करना चाहिए, हाँ तनाव मुक्त रहना चाहिए। योगा प्राणायाम आपको बहुत लाभ करेंगे। प्राणायाम से आपको अच्छी ऑक्सीजन डिलीवरी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा फीचर है जो हमें ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी जीवन शैली को डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा, और 40 के बाद तो विशेष रूप से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वायु का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, वात रोग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है इर्रेगुलरिटी। अच्छा अगर आपकी जीवन शैली इर्रेगुलर है, हाँ आप खाना कितने बजे खाते हैं आपको पता नहीं, कभी जल्दी कभी लेट, आपकी बॉडी को नहीं पता कि लंच कितने बजे आएगा, डिनर अच्छा कितने बजे आएगा, आपका लाइफस्टाइल जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो जो इरेगुलरिटी होती है वो वायु को बढ़ाती है। जब आप नियमित रहेंगे, आपका जो रूम है, आपके टेबल पर जो आपका सामान पड़ा है, बुक्स पड़ी हैं, आपके पेन पड़ा है, हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है, आपके शूज़ एक लाइन में पड़े हैं, आपके कपड़े प्रॉपर स्टेक्ड हैं, आपका प्रॉपर हाइजीनिक सब जितना कुछ सिस्टमेटिक रखेंगे, जितना प्लान्ड रहेंगे, उतना वायु दोष, आपका वात दोष कंट्रोल में रहेगा, आपको एजिंग की तकलीफ कम देगा। जितने आप इरेगुलर रहेंगे उतना वात का प्रकोप बढ़ेगा। तो रेगुलर रहना है, योगा प्राणायाम करना है, आहार विहार जीवन शैली को नियमित करना है, ओवर ईटिंग नहीं करना, बॉडी वेट को मैनेज करना है, तनाव को ध्यान में रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और रेगुलर गुड क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप जो है वो कफ दोष को बढ़ाती है। कफ दोष को बढ़ाएगी तो वात दोष कंट्रोल होगा, वात दोष कम होगा। तो इसीलिए आपको जो आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से जितना आपको पर्याप्त निद्रा आपको मिले वो आपको लेनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना चाहिए। और इसमें आपको ध्यान, मेडिटेशन, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाते हैं, स्लीप आपको रिजुविनेट करता है, फिजिकल एक्सरसाइज आपको एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म आपको देता है, आप में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, तनाव कम होता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से आप ओल्ड एज को पोस्टपोन कर सकते हैं और अधिक हेल्दी ओल्ड एज को एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर जी, आमतौर पर लोग सोचते हैं जब 40 की उम्र में है तो लोग सोचते हैं अभी तो जवान है, एंजॉय करें, क्या डिसिप्लिन लाना चाहिए, क्या खान पान में परहेज़ करें। लोग सोचते हैं कि जब उम्र हो जाए 60 वर्ष के बाद तब थोड़ा इस पर ध्यान देना है, लेकिन आपने बहुत अच्छा बता दिया कि 40 उम्र से ही ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो डॉक्टर जी, जब हम प्रिकॉशन के बारे में जब बात कर रहे हैं तो खान पान पर क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हम ले सकते हैं ताकि वो एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा उसको घटा दे। ओल्ड एज रिलेटेड डीजेनरेशंस को हम रिवर्स फिर कर नहीं सकते।
तो जितना आप प्रिकॉशन प्रिकॉशन ले सकते हैं, अ स्टिच इन टाइम विल सेव 9, तो जितना आप समय पर प्रिकॉशन ले लेंगे, अब यहीं पर विवेक का रोल आता है, आपका जो आपकी विजडम जो है कि आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और आप प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। प्रिकॉशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ जो है वो टेस्टलेस हो गई, आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं और प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। यहीं पर आपका विवेक का बहुत बड़ा रोल आता है। तो अच्छे से प्लान कीजिए, ओल्ड एज को माइंड में रखिए, उसके लिए आज ही प्रिपरेशन आरंभ कीजिए। क्या क्या किया जा सकता है, हम इसमें कुछ आहार, कुछ डाइट का बताएंगे, कुछ विहार में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के बारे में हमने बात की और करेंगे, और कुछ औषधियाँ, कुछ हर्ब्स हैं जो एजिंग को रोकती हैं। आहार में अगर मैं कंक्लूड करूं, बिल्कुल जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ओवर ईटिंग नहीं करना, आपको भूख लगने पर ही भोजन करना है। कभी कभी फास्टिंग भी करना है। जी हाँ, फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और तब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कैसे आप समझाएं जो लोग नहीं समझते इंटरमिटेंट हैं? फास्टिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी, अच्छा। हर व्यक्ति अलग है। तो कोई व्यक्ति, जो सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो है आयुर्वेद में जो बताया है 8 आवर 16 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको 10 बजे के आसपास भोजन करना है, हाँ। फिर प्लस 8 आवर्स, तो शाम को 6 बजे भोजन करना है। तो शाम को 6 बजे प्लस 16 आवर्स, तो अगले दिन सुबह 10 बजे भोजन करना है। अच्छा। अगर आप ऐसे भोजन करेंगे, ये सभी लोगों को सूट करेगा। हाँ। इसमें भी जो आपका पहला भोजन है, जो 9 टू 11 AM के बीच में है, 10 बजे के आसपास में है, वो हैवी होना चाहिए। इवनिंग भोजन हल्का होना चाहिए। बिना भूख लगे भोजन नहीं करना। भोजन के पहले और भोजन के साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। भोजन के बाद में आपको आधा घंटा 1 घंटा पानी नहीं पीना। ये प्रिकॉशन अगर आप लेंगे, 40 के बाद में अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें फाइबर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, हाँ। ये आपको अधिक लेना है। हाँ। डीप फ्राइड भोजन नहीं लेना। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के और भी स्वरूप हैं, जैसे कुछ लोग साप्ताहिक उपवास करते हैं, कुछ लोग मंडे को, ट्यूसडे को फास्ट करते हैं, कुछ लोग महीने में 2 बार एकादशी का उपवास करते हैं, कुछ लोग जो है रमदान का उपवास करते हैं। तो आपका कल्चर, आपकी बॉडी टाइप, आपकी धारणाएं, आपकी बीमारियां, आपका जेनेटिक मेकअप, सबके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है अगर आप किसी और को कॉपी करें तो आपको उतना लाभ शायद ना करे। इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी को फ़ायदा करेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन आपके लिए कौन सी इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, अपने आयुर्वेदा डॉक्टर से, डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम आते हैं कुछ हर्ब्स पर। हाँ। हर्ब्स में जो एंटी एजिंग जो हर्ब्स हैं, जो प्रूवन हैं, हाँ। और उनमें से मैं 3 हर्ब्स का नाम लेना चाहूँगा जो आपके किचन में अवेलेबल हैं। हाँ। देयर आर मैनी मोर विच आई हैव, और विच इंडिया हैज़, जो आपके लिए उतना सुलभ नहीं रहेंगी। जिंजर, हाँ। ब्लैक पेपर एंड कुरकुमा, हाँ। ये तीनों स्पाइसेस एंटी एजिंग हैं। अच्छा। जो कुरकुमा है इसमें से, वो प्री डायबिटिक ग्रुप के लिए नंबर 1 मेडिसिन है। इसे बोल सकते हैं जैसे हल्दी, साफरन। ये है? हल्दी, सैफरन, यस। ये है ट्यूमेरिक, हाँ, टर्मरिक। ट्यूमेरिक, हल्दी, सैफरन, कुरकुमा, हाँ। हरिद्रा ये बोलते हैं हम लोग इसको। तो सैफरन से सब लोग समझ जाएंगे। हाँ। हल्दी जो है प्री डायबिटीज़ में, लिवर की हेल्थ में, स्किन के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, एंटी एजिंग के लिए, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब गुण हल्दी में रहता है। थोड़ा हल्दी अधिक लें। लेने का बेस्ट तरीका है, सुबह उठते ही आप गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी घोलकर, 1 चम्मच। 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून, हाँ। 1 टीस्पून मतलब 3-4 ग्राम, हाँ। उठते ही आप गर्म पानी में 3-4 ग्राम हल्दी को घोल के पीजिए। ये प्राय सभी लोगों को लाभ करेगा। हाँ। इसके अलावा जिंजर आपके घर में है, और ब्लैक पेपर, हाँ। इन तीनों स्पाइसेस को अपने भोजन में थोड़ा बढ़ा दीजिए। अच्छा। और भी हमारे पास जो हर्ब्स हैं वो अश्वगंधा है, हाँ। शतावरी है, च्यवनप्राश है, हाँ। हाँ। ब्रह्म रसायन है, अनेक प्रकार की औषधियाँ आपको
आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर को मिलना है आयुर्वेदा मेडिक क्लिनिक्स में। आप गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिक क्लिनिक्स में जाइए, वहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटेंट आयुर्वेदा डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनको मिलिए, उनको अपना मेडिकल हिस्ट्री दीजिए, आपका कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, आपको क्या क्या बीमारियाँ हैं, आपका फिज़िकल लाइफस्टाइल कैसा है, आपका तनाव का स्तर कितना है, वो आपको और भी इसमें हर्ब्स आपको दे सकते हैं जो आपको अतीव लाभ कर रहेंगी। एजिंग को डिले करने में योग का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली प्राणायाम और योगासन। तो डॉक्टर जी, आज का प्रोग्राम इज़ द बेस्ट प्रोग्राम क्योंकि मैं सोचती हूँ बहुत लोग जवान दिखना चाहते हैं, अपने जो ओल्ड एज है उसको घटाना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं। तो आपने बहुत ज़रूरी टिप्स, बहुत कुछ आपने बताया और मैं आशा करती हूँ लोग इससे लाभ उठाएंगे और इस प्रोग्राम से बहुत सीख रहे हैं और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से नमस्कार। सभी लोग जवान दिखना चाहते हैं, कम उम्र में दिखना चाहते हैं, तो आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था कि अपने एजिंग प्रोसेस को कैसे कम करें, कैसे रिवर्स करें। तो ये आशा करते हैं इस प्रोग्राम से काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिली। तो धन्यवाद कहेंगे और कोई प्रश्न हो तो हमारे ईमेल एड्रेस है, आप मेल भेज सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।